वेलकम फ्रेंड्स, एम सिंह फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। बिहार एसआई पीटी 3/2020 जिसमें कि 2213 पोस्ट हैं, उसका पीटी एज ऑफ नाउ 14/2/2021 को संभावित है। तो उसके लिए हमने प्रैक्टिस सेट का सीरीज शुरू किया है। इससे पहले प्रैक्टिस सेट 1 हम लोग बना चुके हैं, जिसका लिंक और पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 2 के साथ उपलब्ध हैं। ये प्रैक्टिस सेट मनी प्लेटफॉर्म के प्रैक्टिस सेट पर आधारित है। हम लोगों ने आपसे वादा किया है कि जो बेहतरीन सेट्स होंगे विभिन्न पब्लिकेशन के, वो आपके सामने लाए जाएंगे। तो इससे पहला वाला सेट आपको विद्यासागर का था और आज हम लोग रुक्मणी प्लेटफॉर्म प्रकाशन के साथ अवेलेबल है। इस सेट का पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल रहेगा। साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है। आप बताइएगा कि आपने इस सेट में कितना स्कोर किया है। साथ ही साथ ये सेट आपको कैसे लग रहे हैं ये भी आप जरूर बताइएगा, ताकि आपके लिए और भी आगे इस तरह के सेट लाने में हमें मदद मिलती रहेगी। आज के सेट का प्रथम प्रश्न बोल रहा है कि नई शिक्षा नीति 2020 के तहत 10+2 के शिक्षा मॉडल के स्थान पर किस नए पाठ्यक्रम को लॉन्च किया गया है। तो आपको पता है कि 5+3+3 और +4 यानी कि ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नया शिक्षा नीति जो है 2020, इससे पहले जो आया था वो आया था 1986 में, तो 34 वर्ष बाद आया है। और उससे पहले सर्वप्रथम आया था 1968 में आया था। तो 1968 के बाद 1986, उसके बाद आपका ये 2020 में। तो ये इसका 3 सीरीज है शिक्षा नीति का। प्रश्न संख्या 2 बोल रहा है कि G7 के सदस्यों में कौन सा देश नहीं है। विकसित देशों का वो समूह होता है, तो देख लीजिए इसमें से कौन सा नहीं है। तो भारत इसका सदस्य नहीं है, बाकी तीनों के तीनों इसके सदस्य हैं। प्रश्न संख्या 3 बोल रहा है कि मुक्त सार्वजनिक परिवहन प्रदान करने वाला कौन सा देश दुनिया का पहला देश बन गया है। तो लग्जमबर्ग। और ऐसा इसलिए किया गया है ताकि वहाँ पे ट्रैफिक भीड़ नहीं हो और पोल्यूशन कम हो, इसलिए वहाँ पे सार्वजनिक परिवहन को मुक्त कर दिया गया है लग्जमबर्ग में। प्रश्न संख्या 4 अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो है हर वर्ष का किस दिन को मनाया जाता है। तो आपको पता है कि प्रत्येक वर्ष जो है 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। संख्या 5 बोल रहा है कि रोहतांग सुरंग का नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे रखा गया है, जो 2 स्थानों को जोड़ता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए लेह और मनाली को। और इससे संबंधित इस बार 66 पीपीएससी पीटी में प्रश्न भी आया था और पूछा गया था अटल टनल जो है कौन से रोहतांग को जोड़ता है, मतलब कि पूर्वी या पश्चिमी। तो पूर्वी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के बाद अब सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या कितनी रह गई है। तो वर्तमान में अब कुल सार्वजनिक बैंकों की संख्या आपको 12 रह गई है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 हाल ही में मारिया शारापोवा ने खेल से संन्यास लिया है, वह किस खेल से संबंधित है। तो वो आपको टेनिस से संबंधित है और ये आपको रूस की हैं। प्रश्न संख्या 8 केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। आपको याद होगा कि सुषमा स्वराज जब विदेश मंत्री थी तो वो प्रवासियों की काफ़ी मदद करती थी, ट्विटर से फ़ोन कॉल से हो, तो उन्हीं के नाम पे रखा गया है, सुषमा स्वराज भवन कर दिया गया है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 9 यहाँ पे एक और याद रखिएगा, रक्षा क्षेत्रवाला का नाम रख दिया गया है, मनोहर पार्कर के भवन के नाम पर रखा गया है, तो उस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 9 बोल रहा है कि मेरा इंडिया अभियान के तहत कब तक मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है। तो मलेरिया उन्मूलन का जो लक्ष्य रखा गया है वो रखा गया है 2030 तक। जब आप पूछेगा टीबी तो टीबी हो जाएगा 2025 तक। तो 9 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 10 प्रधानमंत्री मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल में पहली विदेश यात्रा किस देश में की थी। देख लीजिए चारों ऑप्शन, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मालदीव में। प्रश्न संख्या 11 रणजी के प्रथम सत्र में सर्वाधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड किसने बनाया है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा आशुतोष अमन। प्रश्न संख्या 12 बोल रहा है कि किस राज्य ने हाल ही में एफआईआर आपके द्वार योजना की शुभारंभ की है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। वहाँ के लोगों को एफआईआर करने में दिक्कत ना हो, इसलिए इस तरह का सुविधा किया गया है कि घर पे जाके ही उसका एफआईआर लॉन्च किया जाएगा। प्रश्न संख्या 13 किस राज्य सरकार ने हाल ही में कोरोना महामारी से सुरक्षा हेतु आयुष कवच नामक एक जो है ऐप लॉन्च किया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। यदि बिहार की बात कीजिएगा तो बिहार में संजीवनी है और भी 1-2 ऐप हैं, उसको आप लोग देख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 14 मददगार हेल्पलाइन हाल ही में खबरों में था, मददगार हेल्पलाइन डैश के द्वारा चलाई जाती है। सारों ऑप्शन देख लीजिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के द्वारा ये मददगार हेल्पलाइन चलाया जाता है। 15 निम्नलिखित में से किस राज्य में देश का पहला स्मॉग टावर स्थापित किया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए दिल्ली में। आपको पता है कि दिल्ली में प्रदूषण की समस्या, वायु प्रदूषण की समस्या काफ़ी रहती है, तो वहाँ की गुणवत्ता को जांचने के लिए स्मॉग टावर का स्थापना किया गया है दिल्ली में। प्रश्न संख्या 16 हाल ही में काला पानी क्षेत्र का मुद्दा खबरों में था, यह मुद्दा भारत और किस देश के बीच में है। तो नेपाल ने काला पानी और लिपुलेख को अपना एक नक्शा बनाकर उसमें पारित कर दिया और उस पर अपना दावा जता रहा है। प्रश्न संख्या 17 बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित में से किस
के उद्भव की व्याख्या करता है। तो ब्रह्मांड के उत्पत्ति की व्याख्या जो है बिग बैंग थ्योरी इसमें सबसे प्रमाणित थ्योरी माना जाता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ 18 बोल रहा है कि सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से न्यूनतम दूरी पर कब होती है। तो आपको पता है कि 3 जनवरी को सबसे न्यूनतम दूरी पर होता है, उसको एपीहीलियन बोला जाता है। जबकि पेरिहीलियन जो सर्वाधिक दूरी पर होता है वो 4 जुलाई को होता है, उसको पेरिहीलियन बोला जाता है। प्रश्न संख्या 19, एक मिश्र धातु जर्मन सिल्वर और तांबे के जस्ते का अनुपात 21:16 है, जबकि निकिल और जस्ते का अनुपात 7:24 है। मिश्र धातु में तांबा, जस्ता और निकिल का अनुपात क्या होगा। बहुत ही साधारण अनुपात समानुपात का प्रश्न है, तीनों को मैच कर लेना है, ABC मान करके खुद से इसको बनाइएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 63, 48, 14। प्रश्न संख्या 20 बोल रहा है कि एस्टेरॉयड बेल्ट की उपस्थिति किन 2 ग्रहों के मध्य है। एस्टेरॉयड कहाँ कहाँ होता है, आपको पता है कि बृहस्पति और मंगल के बीच में ये उपस्थित रहते हैं। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, 20 का ऑप्शन डी। 21, कौन सा देशांतर प्रधान यमोत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर वृहत वृत्त का निर्माण करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 180 डिग्री। यही जो होता है प्रधान जो है यमोत्तर के साथ मिलकर वृहत ग्लोब का निर्माण करता है। प्रश्न संख्या 22 बोल रहा है कि संचार उपग्रहों में पृथ्वी के स्टेशन से सिग्नल ग्रहण करने के विभिन्न दिशाओं में भेजने वाला यंत्र कौन है। इत्मीनान से 4 ऑप्शन को देखिए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ट्रांसपॉन्डर। यही जो होता है सबसे प्रमुख यंत्र होता है। प्रश्न संख्या 23, भूपट्टी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में कौन सा एक सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। ये भूपट्टी पर और द्रव्यमान 2 चीज़ यहाँ पे बोल रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की जो है भूपट्टी पर प्रतिशतता सबसे ज़्यादा है। संख्या 24 पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा घास का मैदान नहीं है। चारों ऑप्शन को इत्मीनान से देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सेल्वास। सेल्वास दक्षिणी अमेरिकी देशों के स्थानीय वर्षावन का नाम है, जबकि स्टेपी आपको एशिया, मंचूरियन प्रदेश और यूक्रेन यहाँ के शीतोष्ण घास का मैदान है। डाउन्स आपको ऑस्ट्रेलिया के शीतोष्ण घास का मैदान है, जबकि लानोस आपका वेनेजुएला और जो है कोलंबिया का जो है उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। तो सेल्वास इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। प्रश्न संख्या 25 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिणी अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 25 का वेनेजुएला की जलधारा। प्रश्न संख्या 26 पूछ रहा है कि भूमध्य रेखा के निकट के क्षेत्रों में वर्ष भर वर्षा होती है, और इसका कारण बताया जा रहा है कि भूमध्य रेखा के निकट अधिकांश अपहारों में उच्च ताप और उच्च आर्द्रता के कारण संवहनीय वर्षा होती है। दोनों स्टेटमेंट सही है, और स्टेटमेंट आर स्टेटमेंट ए का सही जो है स्पष्टीकरण है, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संसार का सबसे बड़ा पोतवाहक नहर है। 4 ऑप्शन है, इत्मीनान से देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी स्वेज नहर। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है जो इसके थ्रू माल और अन्य सारे सामानों का पोत का जो है आवागमन होता है, इसलिए स्वेज नहर सर्वाधिक जो है सबसे बड़ा पोतवाहक नहर हो जाएगा। 28 संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल में भारत की भागीदारी कितनी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 2.40%। प्रश्न संख्या 29 निम्नलिखित में से कौन सी नदी 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है और कुछ मील आगे जाकर पुनः मिल जाती है, और इस प्रकार श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम के द्वीपों का निर्माण करती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, चारों ऑप्शन को इत्मीनान से देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कावेरी। कावेरी जो है दक्षिण भारत में है और यही जो है 3 बार विभक्त होती है। प्रश्न संख्या 30 किस प्रकार की मिट्टी अधिकतम पानी संयोजे रखती है। तो आपको पता है कि जो चिकनी मिट्टी होती है, जो क्ले मिट्टी होती है, उसमें सबसे ज़्यादा जल धारण होता है। प्रश्न संख्या 31 बोल रहा है कि लहसुन में विशिष्ट गंध का क्या कारण होता है। चारों ऑप्शन को देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सल्फर। 32 बोल रहा है कि स्टॉक फार्मिंग का क्या तात्पर्य है। तो होगा पशुओं का प्रजनन। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 1 हेक्टेयर बराबर कितना एकड़ होता है। 2.47, 2.37, 2.57 या 2.67। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 2.47 एकड़। 1 हेक्टेयर में आपको 2.47 हेक्टेयर होगा। जबकि बिहार की बात कीजिएगा तो बिहार में अमूमन बीघा और कट्ठा चलता है, तो 20 बीघा मतलब 20 कट्ठा बराबर 1 बीघा होता है। प्रश्न संख्या 34 विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। 35 प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 से 2% भाग परिवर्तित हो जाता है। 36 बोल रहा है कि मोटर वाहनों से निकलने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रदूषक गैस है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी CO कार्बन मोनोऑक्साइड। और इसी से मिलता जुलता प्रश्न भी 66 BPSC PT में पूछा गया था, और ये पूछा गया था कि यदि आप कोई मोटर वाहन है उसमें
जब ईंधन का संपूर्ण दहन नहीं होता है, मतलब कि आधा दहन होता है, तो कौन सा गैस निकलता है? तो उस वक्त भी आपको कार्बन मोनोऑक्साइड ही निकलता है। जबकि पूरा दहन हो जाता है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है, नाइट्रस भी निकलता है और कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकलता है। लेकिन सिर्फ आधा दहन होता है तो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है और यही इसका सबसे प्रमुख घटक है। प्रश्न संख्या 37, नीचे दिए गए पौधों और उनके खाद्य भाग के युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? चारों को इत्मीनान से आप देखिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, आलू मूल नहीं है बल्कि कंद हो जाएगा। 38 बोला है कि किस प्रकार पदार्थ के ऑक्सीकरण से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा या खनिज एवं विटामिन? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वसा। वसा से आपको 9.28 किलो कैलोरी प्राप्त होता है, जबकि कार्बोहाइड्रेट से आपको 4.2 के आसपास प्राप्त होता है। तो वसा से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होता है। 39 बोल रहा है कि हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है, यह लौहयुक्त यौगिक है, यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। तो इसमें कौन से आपको कथन सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 39 का ऑप्शन डी, 1, 2 और 4। 1, 2 और 4 सही है। और 3 वाला जो कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, नहीं, ये WBC का काम होता है, ये इसका काम नहीं होता है। क्या 40 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? आप चारों ऑप्शन को देखिए। डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई बिल्कुल सही है। अश्वशक्ति शक्ति की इकाई ये भी सही है। समुद्री मील नौ संचालन में दूरी की इकाई ये भी सही है। लेकिन देखिए सेल्सियस उष्मा की नहीं होगा, यहाँ पर केल्विन हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका सही सुमेलित नहीं है। 41 निम्न में से कौन सा बल क्षयकारी बल है? चारों इस ऑप्शन को इत्मीनान से देखिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, घर्षण बल। घर्षण के बल के कारण आपको ऊर्जा का क्षय होता है, उष्मा निकलता है और ऊर्जा का क्षय होता है, इसलिए घर्षण बल क्षयकारी बल है। कथन 42 में बोल रहा है कि तांबे के एक टुकड़े को तथा कांच के एक टुकड़े को एक ही तापमान पर गर्म किया गया, उसके बाद स्पर्श करने पर तांबे का टुकड़ा कांच के टुकड़े की अपेक्षा अधिक गर्म लगता है। कारण बताया जा रहा है कि तांबे का घनत्व कांच के घनत्व से अधिक होता है। अब इसके कथन और कारण पर इत्मीनान से आप विचार कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। दोनों ही आपको ट्रुथ है, लेकिन दोनों एक दूसरे से अलग अलग हैं। प्रश्न संख्या 43, कणों के द्वारा हीट ट्रांसफर की क्रिया को कहते हैं? कण के द्वारा बात की जा रही है, तो कण कब करता है? तो कंडक्शन में करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 43 का ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 44, निम्नलिखित में से कौन सा जल को जीवाणु मुक्त करने हेतु प्रयुक्त होता है? चारों ऑप्शन को देखिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। ओजोनीकरण से भी होता है, आपको क्लोरीन डाइऑक्साइड से भी होता है और क्लोरीमीन से भी होता है। तो ये सारों के सारे प्रक्रिया को होता है कि जल से आपको जल को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। तो 44 का ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 45 बोल रहा है कि ऑक्टेन संख्या द्वारा किसकी गुणवत्ता को मापी जाती है? तो आपको पता है कि पेट्रोल की गुणवत्ता को मापा जाता है। प्रश्न संख्या 46 बोल रहा है कि सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं, क्योंकि? 4 ऑप्शन है, देखिए। ये सस्ते होते हैं, इसका प्रकाश एक वर्णी है और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता है, ये आँख के लिए शीतल है, ये चमकदार रोशनी देते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका प्रकाश एक वर्णी है और पानी की बूंदों को गुजरने पर विभक्त नहीं होता है। प्रश्न संख्या 47 बोल रहा है कि निम्नलिखित द्रवों में से कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? तो आपको पता है कि सबसे अच्छा चालक होता है चांदी, लेकिन यहाँ पे चांदी की बात नहीं है, हमको निम्नलिखित में से चूज करना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पानी ही यहाँ पे सर्वाधिक उपयुक्त चालक होगा। 48, पानी का अस्थायी कठोरता के लिए इनमें से कौन से उत्तरदायी हैं? चारों ऑप्शन को देखिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैल्शियम, मैग्नीशियम और क्लोराइड के सल्फेट। जबकि हाइड्रोक्साइड होंगे तो वो आपको जो होंगे वो अस्थायी कठोरता के लिए, लेकिन अस्थायी कठोरता की बात जब भी की जाएगी तो वहाँ पे क्लोरेट, मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट हो जाएंगे, जबकि हाइड्रोक्साइड आपको अस्थायी के लिए हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 49, शराब पीकर वाहन चालन के समय श्वसन परीक्षण में यातायात पुलिस इस्तेमाल करती है? देखिए ये क्वेश्चन भी आपको 66 बीपीएससी पीटी इस बार पूछा गया है। अब तक मैंने 3 क्वेश्चंस को बता दिया, या तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से आपको 66 बीपीएससी पीटी में पूछे गए थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पोटेशियम डाइक्रोमेट। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 50, गैस वेल्डिंग में समानांतर प्रयुक्त होने वाले गैस कौन से हैं? तो एसिटिलीन का इस्तेमाल किया जाता है। ये भी आपको 66 बीपीएससी में पिछले 2 साल पहले पूछा गया था। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों का यहाँ पर समायोजन किया गया है। 51 बोल रहा है कि हाइड्रोक्सी समूह वाले ऑर्गेनिक अम्ल हैं,
क्या है? हाइड्रोक्सी OH वाले कौन से होते हैं? इतना से देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा बेंजोइक अम्ल, ठीक है ना, हाइड्रोक्सी समूह वाले हो जाते हैं। प्रश्न संख्या 52 बोल रहा है कि दूध को निम्न विधि से एक रूप या बोलते हैं कि इसको होमोजेनाइज किया जाता है, किस विधि से? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसके वसाकणों को सेंट्रीफ्यूज की सहायता से सूक्ष्म आकार में बदल दिया जाता है। प्रश्न संख्या 53, हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह उत्पन्न करता है, कौन सा गैस उत्पन्न करता है? ऑप्शन सी, एसिटिलीन। देखिए अभी ऊपर नहीं पढ़े थे तो इस तरह के आपको सवाल एक तरह से एक दूसरे से मिलजुल रहे हैं। प्रश्न संख्या 54, यहाँ पे हड़प्पा संस्कृति बस्ती है और नदी पर अवस्थिति को हमको मिलान करना है। तो हड़प्पा कहाँ पर है? तो रावी नदी पर है। लोथल कहाँ पर हो जाएगा? तो भोगवा नदी पर हो जाएगा। रोपर कहाँ पर हो जाएगा? तो आपको सतलज पर हो जाएगा। और कालीबंगा कहाँ पर हो जाएगा? तो घग्गर हो जाएगा। तो इस आधार पे 54 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए का 3, बी का 2, सी का 1 और आपका डी का 4 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 55 यहाँ पे पूछ रहा है कि महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था, बिल्कुल सही है। उन्हें बौद्ध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ था, ये भी सही है। उन्होंने बौद्धिक धर्म को अस्वीकार किया था, बिल्कुल ये भी सही है। और उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार प्रसार किया था, बिल्कुल चारों के चारों स्टेटमेंट आपको इसके सही हो जाएंगे। 56 बोल रहा है कि रज्जुक क्या थे? देख लीजिए, चोल प्रशासन में व्यापारी, मौर्य शासन के अधिकारी, गुप्त साम्राज्य के सामंत या शक सेना में अधिकारी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, मौर्य शासन में अधिकारी थे। 57 बोल रहा है कि अद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, शंकराचार्य। और इन्हीं के जो है प्रत्युत्तर में जो है 4 जो मत या दर्शन का प्रतिपादन हुआ था, ठीक है। प्रश्न संख्या 58, महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण किया गया था आपको नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा किया गया था। 58 का ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 59, हाल ही में साइबर सेफ वुमेन पहल निम्नलिखित में से किस राज्य के द्वारा शुरुआत किया गया था? तो 59 का ऑप्शन बी हो जाएगा, महाराष्ट्र के द्वारा। प्रश्न संख्या 60, किस चालुक्य शासक ने थानेश्वर व कन्नौज के महान शासक हर्षवर्धन को नम्रता के तट पर परास्त किया और उसे दक्षिण बढ़ने से रोका था? आपको पता है कि पुलकेशिन दूतिये। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। 61, महमूद गजनवी का भारत का अंतिम 17वां आक्रमण किसके विरुद्ध था? तो 17वां आक्रमण जो था वो था आपको जाटों के विरुद्ध था। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा 61 का। संख्या 62 बोल रहा है कि निम्न में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार के 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया था? ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, सिकंदर लोदी ने। देखिए कुतुब मीनार का नींव डाला गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, उसको पूरा करवाया गया था इल्तुतमिश के द्वारा, और उसके चौथे और मतलब तीसरी और चौथे मंजिल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था, जबकि सिकंदर लोदी के द्वारा 5वीं मंजिल का निर्माण किया गया था। 63 बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 बिल्कुल सही है, खानवा का युद्ध 1527 सही है, घाघर का युद्ध 1529 सही है, लेकिन चंदेरी का युद्ध यहाँ पे 1530 नहीं होगा बल्कि 1528 होगा, तो ये मिलान आपका गलत है। प्रश्न संख्या 64, अंग्रेजों का फोर्ट विलियम कहाँ पर स्थित है? तो आपको पता है कि कलकत्ता में इसका निर्माण किया गया था। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। 65, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये किया गया था आपको गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। 66 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी पत्र वंदे मातरम के संस्थापक थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, श्याम जी कृष्ण वर्मा, इन्होंने वंदे मातरम का संपादक किया था। 67 बोल रहा है कि सारथी ने एक बैंक से 3125 रुपया जमा किए जिस पर बैंक द्वारा 8% साधारण ब्याज वार्षिक दे था। यदि सारथी ने धन 5 साल के लिए बैंक में रखा तो वो कितना ब्याज अर्जित करेगा? बहुत ही साधारण मैथ का क्वेश्चन, सीए का क्वेश्चन, इसको आप लोग खुद सॉल्व कीजिएगा। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा 1250। 68 बोल रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में कौन भारत आया था? इत्मीनान से सबको देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैबिनेट मिशन। जी हाँ, 1946 में आपको कैबिनेट मिशन आया था। प्रश्न संख्या 69 बोल रहा है कि केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? तो देखिए प्रांतों में हुआ था आपको 1919 वाला, और केंद्र में हो जाएगा आपको 1935 वाला। तो 69 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। 70 बोल रहा है कि भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? 4 अब ऑप्शन है हमारे पास, हम देखते हैं। भारत सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है, भारत में संसदीय शासन नहीं है, भारत में वंशागत शासन नहीं है, भारत राज्यों का संघ है। तो इसमें से जो भारत एक गणतंत्र है इसका अर्थ है कि भारत में वंशागत जो है शासन नहीं है, बाकी तीनों के तीनों इसके अंग हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 71 बोल रहा है कि मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के संबंधित है? देखिए ये प्रश्न आपको SIPT जो 1/2019 वाला उसमें पूछा गया था।
तो 23 और 24 में अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पहले हो जाता है आपको बलात् शर्म, उसके बाद होता है आपको बाल शर्म, ठीक है ना। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि बच्चों वाला बात पूछ रहा है, यानी बाल शर्म की बात की जा रही है, तो अनुच्छेद 24 हो जाएगा। तो 71 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है ना। पहले बलात् यानी कि जो है ज़बरदस्ती काम नहीं करवा सकते हैं, ठीक है ना, तो वो 23 वाला हो जाएगा और बाल शर्म आपको 24 हो जाएगा। संख्या 72 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त हैं? वास्तविक और लोकप्रिय, औपचारिक और विधिक, राजनीतिक और नाममात्र, संवैधानिक और नाममात्र। चारों ऑप्शन कुछ इत्मीनान से देखिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 2 और 4, यानी कि औपचारिक और विधिक, साथ ही साथ आपको संवैधानिक और नाममात्र ये अधिकार इनको प्राप्त है। 73 बोल रहा है कि एक जौहरी ने हीरे का एक हार जो है विशिष्ट रूप से बनाया और उसका विक्रय मूल्य आपको इतना में किया। इसके निर्माण में कच्चे माल सहित जो है जौहरी को 3 लाख का निवेश किया था और जो है 2 लाख के श्रम शुल्क भुगतान किया। यदि कच्चे माल की लागत 20% सोना था तो सोना खरीदने के लिए जौहरी ने कितना खर्च किया? आसान सा सवाल है, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ पे करना है, खुद से इसको सॉल्व कीजिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए आ जाएगा 60,000। प्रश्न संख्या 74 बोल रहा है कि विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को निम्नलिखित में से किस अवधि तक रोक सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 4 माह तक। 74 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब देखिए इसी से संबंधित इस बार बिहार एसआई मेंस में क्वेश्चन आया था, लेकिन वो विधान परिषद से नहीं था, बल्कि विधान जो है आपको राज्यसभा से था, ठीक है ना, राज्यसभा से था। तो वहाँ पर उत्तर हो गया उसका 6 महीना। साधारण विधेयक की बात की जाएगी तो वहाँ पर 6 महीना रोका जाता है, जबकि विधान परिषद में आपको 4 महीना रोका जाता है। तो हर एक सवाल एक दूसरे से आपको संबंधित होते हैं और इस सेट में मैंने आपको पिछले कई सारे एग्जामिनेशन के बहुत सारे सवाल को रिलेट करके आपके सामने रख दिया। तो इस तरह से आपको तैयारी करना है। प्रश्न संख्या 75 बोल रहा है कि जिस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिश की उसके सभापति कौन थे? तो आपको पता है कि बलवंत राय मेहता, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। संख्या 76 बोल रहा है कि अनुच्छेद और उसके बाद उससे संबंधित जो प्रक्रिया है उसको मिलान करना है, ठीक है ना। तो देख लीजिए अनुच्छेद 14 क्या हो जाएगा? समानता का अधिकार, ठीक है ना। और उसके बाद अनुच्छेद 36, तो अनुच्छेद 36 जो हो जाएगा आपको नीति निदेशक तत्व हो जाएंगे। 74 क्या हो जाएगा? तो मंत्रिपरिषद हो जाएगा। और 368 क्या हो जाएगा? संशोधन प्रक्रिया। तो इसके आधार पर आप लोग मिलान कर लीजिएगा। 77 बोल रहा है कि नीचे कथन और कारण दिया गया है, इसको हम लोगों को अच्छे से पढ़ के इसका सही समीकरण करना है। कथन ए बोल रहा है कि संसद और राज्य विधानमंडलों में महिलाओं के लिए 33% सीटों के आरक्षण के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। तो पहला तो ये गलत हो गया, बिना संविधान संशोधन के इसको मिल ही नहीं सकता है। और ये संविधान संशोधन जो 33% महिलाओं का आरक्षण अभी तक पेंडिंग है, इस पर सभी जल एकजुट हो जाते हैं। वो बोलते हैं महिलाओं की जब तक बात आती है तो वो पीछे हट जाते हैं, क्योंकि वो चाहते ही नहीं कि वो हो, क्योंकि वो होगा तो उन लोगों का जो है सत्ता कट जाएगा। अब दूसरा कारण बोल रहा है कि चुनाव लड़ने वाले राजनीतिक दल बिना किसी संविधान संशोधन के जितनी सीटों पर वो चुनाव लड़ रहे हैं उनके 33% को महिलाओं के लिए नियमित कर सकते हैं। ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए राजनीतिक दलों के लिए कोई बाध्यता नहीं, वो जितने सीट पर चाहें, वो चाहे तो 33% पर, 50% पर, अपने हिस्से की सीट पर वो महिलाओं को टिकट दे सकते हैं। उसके लिए उनको संविधान संशोधन की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन संसद और विधानमंडलों में ऐसे करने के लिए संविधान संशोधन की जरूरत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए गलत और आर सही। प्रश्न संख्या 78 बोल रहा है कि भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है, किसके मॉडल पर आधारित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समाजवादी व्यवस्था पर आधारित है। और जो है द्वितीय जो है पंचवर्षीय योजना यहाँ पे समाजवादी ढांचा की स्थापना की बात करती है। 79 बोल रहा है कि पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जी मिनरल के द्वारा दिया गया था। ST बोल रहा है कि भारत में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले का प्रतिशत सुरेश तेंदुलकर समिति के अनुसार कितना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 21.9% लोग जो हैं ये तेंदुलकर समिति की सिफारिश के आधार पर गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं। 81 बोल रहा है कि हाल ही में कोलकाता बंदरगाह का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है? तो ये किया गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर। प्रश्न संख्या 82 बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जनता के पास मुद्रा, बैंकों में जमा धन जिसको आप डिमांड डिपॉजिट बोलते हैं, और बैंकों के पास समय जमा टाइम डिपॉजिट बोलते हैं, इनमें से कौन से भारत में व्यापक धन M3 में शामिल हैं? इत्मीनान से सोचिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 82 का ऑप्शन डी हो जाएगा। 1, 2 और 3 M3 में ये तीनों के तीनों मुद्रा आ जाएंगे। जनता के पास का मुद्रा, बैंकों के पास मांग जमा डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट के सब आ जाएंगे M3 में। 83 बोल रहा है कि रुपये का परिवर्तनीय से क्या तात्पर्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। रुपये के अन्य मुद्राओं और अन्य मुद्राओं को रुपये में मुक्त रूप से परिवर्तन करने देने की अनुमति तारपोरकर समिति के सिफारिश पर यह किया गया था। इसका संबंध तारपोरकर समिति का संबंध है परिवर्तनीय रुपये के परिवर्तनीय से।
84 बोल रहा है कि ब्रेक इवन बिंदु यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट क्या है। इत्मीनान से चारों ऑप्शन को देखिए तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वह स्थिति जब फॉर्म को ना लाभ हो ना हानि हो तो ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। इवन मतलब ना तो लाभ ना तो हानि। 85 बोला है कि निम्नलिखित खेलों में से प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या किस खेल में सर्वाधिक होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रग्बी फुटबॉल। करीब यहाँ पे 15 खिलाड़ी होते हैं। प्रश्न संख्या 86 बोल रहा है कि बैंकिंग वातावरण में प्रयोग होने वाले NPA नॉन परफॉर्मिंग जो एसेट की बात की जा रही है तो इसका पूरा फुल फॉर्म क्या होता है, तो देख लीजिए नॉन परफॉर्मिंग एसेट ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 86 का ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 87 बोल रहा है कि A और B एक साथ जो है 1.2 दिन में एक कार्य को पूरा कर सकते हैं। हालांकि ए अकेले कार्य करके छोड़ देता है तो बाकी बचे आधे कार्य को बी अकेला पूरे दिन में करता है। इस तरह का कार्य पूरा करने में उसे 2.5 दिन लगते हैं। यदि बी ए की तुलना में अधिक कुशल और बी ए की तुलना में उस कार्य को शुरू से आखिरी तक पूरा करे तो उसे कितने दिन लगेंगे, तो ये आपको टाइम को का है, इसको खुद से आप बनाइएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 2। ठीक है। प्रश्न संख्या 88 बोल रहा है कि प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक CV रमन ने रमन इफेक्ट खोज के दिन को विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह निम्न में से किस तिथि को मनाया जाता है, तो पता है आपको प्रत्येक वर्ष जो है भारत में 28 फरवरी को प्रत्येक वर्ष भारत में जो है विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो 88 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। 89 बोल रहा है कि महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूलतः किस भाषा में लिखी थी, तो इनका जो मूल पुस्तक था वो गुजराती में था और फिर इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। तो 89 का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 90 बोल रहा है कि प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पर्यावरण सुरक्षा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 91 खेलो यूथ इंडिया गेम के तीसरे संस्करण में कौन से राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, मतलब तो करंट का क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र में। और चौथा यूथ जो गेम होगा वो होगा आपको फिर से उसका मेजबानी दिया गया है, हरियाणा को दिया गया है। प्रश्न संख्या 92 बोल रहा है कि किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बनाया जा रहा है, ये भी आपको करंट का क्वेश्चन हो गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जो होगा जम्मू कश्मीर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 93 विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन मुगलों के किस भवन में रखा गया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा दिल्ली के लाल किले का दीवान आम, यहाँ पे रखा गया था आपको मयूर सिंहासन। ठीक है ना। प्रश्न संख्या 94 बोल रहा है कि 20 रुपये के नोट पर निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान की छवि है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए माउंट हैरियट। 95 बोल रहा है कि तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना किस देश की सहयोग से की गई थी, तारापुर महाराष्ट्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका। 96 बोल रहा है कि दूध की कीमत 20% बढ़ गई है, वह को उतना ही रखने के लिए वर्तमान उपभोग में कितने % की कमी करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे नीचे में कमी की बात की जा रही है तो यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा 120 गुने 100। ठीक है ना। इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 16.2/3% हो जाएगा। प्रश्न संख्या 97 निम्नलिखित में से किस वैश्विक कंपनी का वी थिंक डिजिटल जो है साक्षरता कार्यक्रम चलाया गया है, तो ये फेसबुक के द्वारा लाया गया है महिलाओं को शिक्षित करने के लिए। 97 का ए। 98 विशेष आहरण SDR किससे संबंधित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का ये विशेष आहरण SDR IMF से संबंधित है। संख्या 99 बोल रहा है कि वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है, सबसे अधिक की बात की जा रही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 99 का ऑप्शन डी हो जाएगा रोहतास। ठीक है ना। और सबसे कम की बात की जाएगा तो वो हो जाएगा आपको सहरसा हो जाएगा। और सबसे कम वाला सवाल जो है BSSC जो है इंटर लेवल का PT में पूछा भी जा चुका था। प्रश्न संख्या 100 बोल रहा है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायत के स्थानों या पदों में सभी कोटि में महिलाओं के लिए कितने % का आरक्षण का व्यवस्था की गई है, तो 50%। और ये बिहार पहला राज्य बना था जिन्होंने 50% का आरक्षण की व्यवस्था की थी। अब इसके दिखाते कि बहुत सारे राज्यों ने भी 50% आरक्षण वाला बात वहाँ पर भी अप्लाई कर दिया है। तो आज के सेट में आपने बेहतरीन 100 प्रश्नों को देखा। ये सेट मुझे पिछले 1-2 सेट के कंपैरिजन में बहुत ही बेहतरीन लगा। यदि आप इस सेट को प्रत्येक प्रश्न को बहुत ही इत्मीनान से बनाते हैं तो यहाँ से आपको एक प्रश्न से कई तरह के प्रश्न और उसका कंसेप्ट क्लियर होता है। यदि आपको किसी प्रश्न के उत्तर पे डाउट है तो उसको लिखें। आपने कितना स्कोर किया वो भी बताएं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एम सिंह फाउंडेशन को और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी एवं संबंधित सभी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए।